प्रिल्यूड पोएम में एडवर्ड कमो ब्रैथवेट पूरा कैरिबियन तथा अफ्रीकन हिस्ट्री का वर्णना किए हैं और इसमें वो अफ्रीकन यूनिटी को बार बार उठा के रखे हैं कि कैसे अफ्रीका भले उसमें बहुत सारा बटा हुआ प्रदेश हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जनजातियाँ हो, डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज हो, डिफरेंट टाइप का वेदर हो, क्लाइम हो, फिर भी इसके बावजूद एक कॉमन अफ्रीकन कल्चर है, एक कॉमन अफ्रीकनिज्म है, अफ्रीकननेस है जो सबको बांध के रखता है, एकता में करके रखता है। वहीं के ऊपर प्रिल्यूड पोएम है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर हालांकि आपको पोएम जैसा लगेगा नहीं, क्योंकि हर लाइन में लगभग 2 वर्ड या 3 वर्ड, फिर लाइन गैप, लैंग्वेज में थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा फ्रैगमेंटेड है, लेकिन ये हम लोग जानेंगे कि ये उनका टेक्निक जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है पोएम का, ये भी पोएम का कंटेंट से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, हर चीज़ को समझेंगे और कंटेंट का ऐसा अजीबोगरीब फॉर्म होने का कारण भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आउट ऑफ दिस ब्राइट सन, दिस वाइट प्लैक ऑफ हेवन। अच्छा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो उज्जवल सूरज है, ठीक है, इससे बाहर दिस वाइट प्लैक ऑफ हेवन, प्लैक का मतलब यहाँ होता है कि एक मेटल या वुड का बना हुआ एक प्लेट, ठीक है, जो दीवार में टंगा हुआ रहता है या फिर कोई फ्लैट सरफेस में टंगा हुआ रहता है किसी का मेमोरी में, ठीक है, कोई पर्सन का मेमोरी में हो सकता है, कोई घटना का मेमोरी में हो सकता है। तो व्हाइट प्लेट को यहाँ पे किस चीज़ के साथ तुलना करें? सूरज को, कि सूरज को ही बताया जा रहा है जैसे वो पूरा हेवन का या पूरा आसमान का, हेवन को यहाँ आसमान अर्थ में यूज किया गया है, तो आसमान का या हेवन का जैसे एक मेमोयर बन के वो शोभा पा रहा है, एक मेटल प्लेट जैसा वो है, सफेद कलर का एक मेटल प्लेट जैसा वो चमक रहा है सूरज, ठीक है। आउट ऑफ द 7 किंगडम्स, अब सॉरी, दिस लिवनिंग हीट ऑफ द 7 किंगडम्स, और ये जो रोशनी है, सूरज का जो रोशनी है, ये जो मतलब हीट है, ये जैसे लग रहा है सातों राज्यों का हीट है, सातों किंगडम का हीट है। यहीं पे आ जाता है अफ्रीकन हिस्ट्री। अफ्रीकन एम्पायर में ये 7 डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स थे। एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम लोग अफ्रीका के चल जाए, वहीं 7 किंगडम का नाम यहाँ पे दिया गया है: सोंघाई, माली, चाद, घाना, टिम्बकटू, वोल्टा एंड द बिटर वेज दैट वाज बेनिन। तो ये सातों जो नाम हुए ना, ये सातों ही, जैसे चाद हो गया, माली हो गया, घाना हो गया, ये सारा एक एक प्रदेश था, एक एक किंगडम था प्राचीन अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीकन हिस्ट्री में, अफ्रीकन हिस्ट्री बराबर ही काफ़ी सारा प्रोविंशियलिज्म उसमें रहा है, ठीक है। पूरा अफ्रीका काफ़ी सारा प्रदेशों में बटा हुआ है, उन प्रदेशों में आपस में युद्ध होती रहती थी, लड़ाइयाँ होती रहती, कौन ज़्यादा क्षमताधर है ये दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी एक स्ट्रगल का हिस्ट्री रहा है अफ्रीका का, वहीं को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, ठीक है। कम्स दिस शाउट, कम्स दिस सॉन्ग, तो वहीं से निकल के आ रहा है ये जो 7 किंगडम का जो संघर्ष है, 7 किंगडम का जो इतिहास है, अफ्रीका का जो इतिहास है, एक जो ब्राइट जो सन है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो नेचुरल वर्ल्ड से भी और हिस्ट्री से भी एक गाना उठ के आ रहा है, एक सॉन्ग उठ के आ रहा है, एक प्रेयर उठ के आ रहा है। ये प्रेयर किस चीज़ का प्रेयर है? ये एक रिचुअल को दर्शाता है, ये वही नेटिव अफ्रीकन कल्चर को दर्शाता है कि वो लोग है ना, फर्टिलिटी के लिए, कि अच्छा फसल हो, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, उसके लिए वो लोग जो गॉडेस है, मतलब लैंड का गॉडेस या फर्टिलिटी का गॉडेस, उससे हमेशा प्रे करते रहते थे, उनको उनका लिए मतलब ऑफरिंग दिया जाता था, सॉन्ग दिया जाता था, प्रेयर किया जाता था, ठीक है। तो वैसा ही ये प्रेयर नीचे दिया गया है, ठीक है। इस प्रेयर के जरिए जो ब्रैथवेट है वो अफ्रीकन कल्चर को सामने ला रहे हैं, ठीक है। गॉन्ग गॉन्ग्स थ्रो पेबल्स इन द रूटेड पूल्स ऑफ साइलेंस। अब गॉन्ग गॉन्ग मतलब ये एक बेल का साउंड है, जैसे कोई बेल बजाया जाता है। देखिए, अब जितना भी लाइन आएगा ना, सारा को हम लोग को डबल मीनिंग के तौर पे पढ़ना है। एक तो है कि इसको एक रिचुअल के हिसाब से देखना है कि कैसे अफ्रीकन कस्टम्स या अफ्रीकन रिचुअल्स होता है, उसी को बार बार वो इन्वोक कर रहे हैं ब्रैथवेट, ताकि अफ्रीकनिज्म का वो इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझा पाए, रिचुअल का इंपॉर्टेंस, या एक तरीके कहा जाए तो कम्युनिटी सेंस का या एक कस्टम का एक इंपॉर्टेंस समझाया जाए, प्लस एक हिस्टोरिकल सेंस भी हम लोग को यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। कि ये जो बेल टंग टंग बज रहा है, ये एक तरीके से इतिहास को रिमाइंड कर रहा है, अफ्रीकन को उनका इतिहास के बारे बता रहा है कि इतना सालों से, ठीक है, लड़ाई झगड़ा युद्ध आपस में मार काट, उसके बाद भी अफ्रीकन आज तक टिके हुए हैं और काफ़ी बढ़िया से टिके हुए हैं। तो दे हैव दिस पावर ऑफ रेजिलियंस, उनके पास ये धैर्य है, उनके पास ये क्षमता है
कि वो सारा अप्स एंड डाउन्स को झेल करके भी उनका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, उनका अंदरूनी शक्ति ताकत इतना ज़्यादा है एज अ रेस, एज अ कम्युनिटी, कि कितना भी समस्या हो जाए अफ्रीकन ठीक टिके रहेंगे और उसमें भी वो लोग एक्सेल करते रहेंगे। ये है अंदरूनी मैसेज इस पूरा पोएम का। ठीक है, अब देखते हैं। तो गोंगोंग्स थ्रो पेबल्स इन द रूटेड पूल्स ऑफ साइलेंस। तो यहाँ पे साइलेंस को एक पूल के साथ कंपेयर किया गया, जैसे कि एक तालाब में आप अगर एक पेबल यानी कि एक पत्थर मार दे, ठीक है ना, थ्रो कर दे, तो क्या होता है, पूरा शांत तालाब में एकदम असमंजस पैदा हो जाता है ना, थोड़ा आपका वेव्स आने लगती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई साइलेंस मतलब यहाँ पीसफुल मतलब जो एम्बियंस है वहाँ में अचानक से अगर कोई मतलब एकदम दौड़ भाग मच जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ युद्ध छिड़ जाएगा या बहुत कुछ चिल्ला चिल्ली होगा, तो वो भी एक तरीके से लगेगा जैसे वो पीस को डिसरप्ट कर दिया जा रहा है। तो वहीं यहाँ पे हुआ, गोंग गोंग साउंड यहाँ पे बेल का साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और वो क्या है, एक तरीके से अवेकनिंग है। किस चीज का अवेकनिंग है? ज़ूलू प्रजाति का अवेकनिंग है, जो कि अगला ही लाइन में बताया गया है। न्यूज ऑफ रिपल्स रीच द अवेकेंड ज़ूलूस। ठीक है, तो ज़ूलू एक प्रजाति है, एक रेस है, मतलब अफ्रीकन में एक ट्राइब है, एक क्लैन है ज़ूलू। तो उनको उनका लिए एक आगाज पहुंचा, उनके लिए एक वार्निंग तरीके का साइन था कि पीस अब खत्म हो चुका है, या एक जो एक समानता था वो अब खत्म हो चुका है, अब युद्ध का समय आ गया है, अब वॉरफेयर का समय आ गया है, वायलेंस का समय आ गया है। क्यों बताया जा रहा है? अब देखिए, चका का एक रेफरेंस आएगा अगला ही लाइन में। चका टेस्ट द सॉल्ट ब्लड ऑफ द बिटर कॉन्गो। ओके, अब चका का है, चका एक यहाँ पे चका भी कहीं कहीं बताया जाता है, कहाँ कहीं शका भी बताया जाता है, SHA शका। ये एक्चुअली एक ज़ूलू वॉरियर लीडर थे। ठीक है, बहुत बड़ी, मतलब 19 सेंचुरी के 1818 से लेके 1826 तक ये एक ज़ूलू एम्पायर था। पूरा साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा ज़ूलू एम्पायर था, और उसका मेन करता धरता यही थे, शका या चका, जो भी आप स्पेलिंग वेरिएंट बोल लें। और ये इन्होंने नया नया वॉर स्ट्रेटेजी अपनाया था। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार लंबा तलवार से अपना सैनिकों को मतलब युद्ध करने में प्रेरित किया था। ठीक है, और उनके टाइम में इतना ज़्यादा ज़ूलू एक्सपेंशन बढ़ गया था कि सबको एकदम, मतलब पूरा अफ्रीका ही, जो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने बताया, पूरा अफ्रीका, पूरा साउथ अफ्रीका का पूरा पार्टी अपना अंदर का दुश्मनी भूल करके एक जगह में एकत्रित हो गया था, एक यूनिफिकेशन हो गया था, एक साम्राज्यीकरण हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए बताया जा रहा है चका टेस्ट द सॉल्ट ब्लड ऑफ द बिटर कॉन्गो। ठीक है, तो कॉन्गो, जो कॉन्गो एक नदी का भी नाम है, कॉन्गो एक प्रदेश का भी नाम है। ठीक है, अच्छा, कॉन्गो एक तरीके से आपका एक नेचुरल इमेजरी भी हो सकता है कि कॉन्गो एक रेन फॉरेस्ट का भी नाम है, सारा उसी के सेम एरिया से रिलेटेड। तो सॉल्ट ब्लड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसका जो सफरिंग है, उसका जो ब्लड शेड है, एक युद्ध में जो कितने कितने इंसान मारे जाते हैं, उनका खून पसीना रहता है उस युद्ध में। ठीक है, तो वो जो सफरिंग है, वो जो खून है, वो जो मतलब ब्लड शेड है, वो एक्सपीरियंस किया है किसने? शका ने किया है। और इसी एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने क्या किया है, कॉन्गो तक है और भी पूरा अफ्रीका तक यूनिफाई कर दिया है। तो ये है एक शेड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, एंड ऑल अफ्रीका इज वन, इज होल। और पूरा जो अफ्रीका है ना, वो एक है, वो समग्र है, उसमें कोई फ्रैगमेंटेशन नहीं है। ये बार बार वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से देखिए, यहाँ पे एक आयरनी आ जाता है, क्योंकि अफ्रीका में फ्रैगमेंटेशन है, दैट इज अ रियलिटी, और यही फ्रैगमेंटेशन उनको पसंद नहीं है। एडवर्ड ब्रैथवेट को ये पसंद नहीं है कि ये फ्रैगमेंटेड रियलिटी लेके अफ्रीका मतलब उलझा हुआ रहे, कि अफ्रीका में ये अलग है, वो अलग है। अलग तो रहेगा ही, लेकिन उसका बावजूद उस अलग चीज को या उस डिफरेंस को एज ए नेगेटिव पॉइंट नहीं देखे, एज अ पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए। ठीक है, जैसे मैं अगर इंडिया का बात करूं, इंडिया में तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से मतलब देखिए, ये इंडिया और अफ्रीका के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, या पॉलिटिकल कोई रिमार्क मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि अफ्रीका में भी कुछ लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ब्रैथवेट किस निगाहों से बोले थे, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि अफ्रीका में जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स है ना, वो एक दूसरे को, जो मतलब हिस्ट्री वाइज जो होते आया है, वो एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते आए हैं। ठीक है, बहुत प्राचीन काल से अगर देखें, जैसे खून खराब है, चका का जो रेफरेंस था, तो वो हमेशा चाहते हैं कि एकजुट बन के रहे, क्योंकि ये एक कॉलोनियलिज्म का भी आता है। ठीक है, कॉलोनियल पावर जब अफ्रीका में आया था, तो वो हमेशा एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करता था, एक क्लैन को दूसरा क्लैन के खिलाफ लड़वा दे के, ठीक है, एक जनजाति को दूसरा जनजाति के खिलाफ उलझा दे के, वो लोग हमेशा यूनिटी तबाह कर देना चाहता है। यही ब्रैथवेट नहीं चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि इतिहास से शिक्षा लिया जाए और एकत्रित एकजुट होकर रहा जाए, ताकि हर तरीके से प्रॉस्पर हम लोग करें। और वो वही बता रहे कि अफ्रीका फ्रैगमेंटेड नहीं
है, अफ्रीका एक है, अफ्रीका एक कंटिनेंट है, एक यूनिफाइड स्पिरिट है, अफ्रीकननेस सब कोई में वर्तमान है, उसको बरकरार रखो। ठीक है। अच्छा, फिर वहाँ नेचर का भी बात कर रहे हैं कि नीम ट्री शेडेड इन घाना, इन चाद, माली, द शोर्स ऑफ द कूलिंग किंगडम्स। तो नीम ट्री, नीम पेड़ जो है ना, ये हर तरफ इसका छाव बना हुआ है। कहाँ? घाना में है, चांद में है, माली में है। देखिए हर अलग अलग जगह का नाम है, लेकिन सब कोई जगह में नीम ट्री लेकिन अपना परछाई लेके खड़ा है। मतलब यहाँ क्या, नेचर हर जगह है, हर जगह नेचर अपना बाउंटी से, हर जगह नेचर अपना आशीर्वाद दे रहा, अपना प्रोटेक्शन दे रहा। नेचर अफ्रीका को प्रोटेक्ट करके है इक्वली। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ घाना को ये प्रोटेक्ट कर रहा, माली को छोड़ दे रहा, या माली को कर रहा, चांद को छोड़ दे रहा, नहीं, वो हर जगह को कर रहा है। तो नेचर कभी अफ्रीका को बटा हुआ ट्रीट नहीं कर रहा, वो इक्वल ट्रीट कर रहा है। तो इंसान भी वही इक्वल ट्रीट करे, क्योंकि अफ्रीका इक्वल ही है, अफ्रीका यूनिफाइड ही है। उसको बस कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है या कुछ कॉलोनियल माइंडसेट से प्रभावित होकर उसको फ्रैगमेंटेड ना समझे। ठीक है, अफ्रीकननेस को मेंटेन रखे, यही उनका मूल उद्देश्य है। ठीक है। कूलिंग द शोर, अच्छा, शोर्स ऑफ कूलिंग किंगडम्स। अब जो किंगडम क्या है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। देखिए पोएम का शुरुआत में क्या था, हीट था, हीट ऑफ द सेवन किंगडम था, है ना। अब वो कूलिंग हो रहा है, मतलब क्या कि जो युद्ध था, जो जंग छिड़ा हुआ था, जो एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ था, या जो अनरेस्ट था पॉलिटिकल, एक तरीके का वायलेशन था, सॉरी वायलेशन नहीं, वायलेंस था, वो धीरे धीरे अब शांत हो रहा है। अभी पीस है, अभी यूनिटी है, अभी पॉलिटिकल रेस्ट है, अब सारा चीज एक समान हो रहा है। यही बात है कि अफ्रीकन लोग अप्स एंड डाउन्स में भी, जितना भी अप्स आए, जितना भी डाउन्स है, वो अपना इंटीग्रिटी मेंटेन करके, अपना अस्तित्व वो मेंटेन करके है। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव, मतलब इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव चीज हिंट किया जा रहा है। बीट हेवन ऑफ द ड्रम, beat the dark living of the dungeon ground where birds are wrapped twisted round dancing roots। अब देखिए ये दूसरा फिर से एक रिचुअल, जैसे मैंने बोला कि हर समय आपको दोनों एंगल लेके चलना है, एक रिचुअल को डिस्क्राइब किया जा रहा है और इस एक उसके साथ हिस्टोरिकल सेंस को। तो यहाँ वही रिचुअल को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ड्रम बजाया जा रहा है। देखिए कोई भी अफ्रीकन रिचुअल्स में ना ड्रम का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट रहता है। ठीक है, जनजाति है ना, ड्रम बजा करके वो लोग अपना जो नृत्य है या संगीत है वो भी मतलब एंजॉय करते हैं। ठीक है, कोई फेस्टिवल होता है तो, या कोई जब गॉड या गॉडेस को प्रेयर करना रहता है, ऑफरिंग करना रहता है, तब भी उस रिलीजियस रिचुअल्स में बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्रम। जिसलिए ड्रम का जिक्र यहाँ ब्रैथवेट अपना पोएम में भी कर रहे हैं कि बीट हेवन ऑफ द ड्रम, की पूरा स्वर्ग को, पूरा यहाँ हेवन इन द स्वर्ग, हेवन इन द आसमान दोनों, तो पूरा आसमानों तक पहुंच जाए, आसमानों को तो चीर दे, इस आवाज से ड्रम बजाओ, ताकि इस ड्रम का आवाज एकदम स्वर्ग तक पहुंच जाए, वो गॉड, वो गॉडेस तक पहुंच जाए जिसका लिए ये ड्रम बज रहा है, जिसका पूजा में, जिसका लिए किया गया रिचुअल्स में ये ड्रम बज रहा है, उस तक पहुंचा दो, उस तक हम लोगों का गुहार पहुंचा दो। ठीक है, द डार्क लिवन ऑफ द डंजन ग्राउंड। अब लिवन का मतलब क्या होता है, लिवन का मतलब होता है एक आपका एक पदार्थ या ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स जो इंप्रूव करे। ठीक है ना, कोई चीज को जो हालत है उसको इंप्रूव करे में मदद करे, एक ये मतलब मीनिंग है। और दूसरा एक चीज है कि एक फर्मेंटिंग एजेंट, फर्मेंटिंग एजेंट मतलब जैसे बेकिंग पाउडर होता है या यीस्ट होता है। ठीक है ना, कि कोई भी चीज का आप डो बना रहे हो उसको वो फुला देता है। ठीक है ना, तो दोनों ही मतलब होता है लिवन का। तो यहाँ पे डार्क लिवन ऑफ द डंजन ग्राउंड, डंजन ग्राउंड मतलब आपका कोई मतलब थोड़ा लो लाइंग ग्राउंड, ठीक है, जिसमें थोड़ा मतलब वेट हो, ठीक है, थोड़ा डैम्प हो, इस किस्म का ग्राउंड को, ठीक है, थोड़ा अंधेरा डैम्प किस्म का, भीगा भीगा हुआ ऐसा जमीन को डंजन, यहाँ पे डंजन ग्राउंड बोला जा रहा। वेयर बर्ड्स आर रैप्ड ट्विस्टेड राउंड डांसिंग रूट्स, जहाँ पे कुछ फूलों को क्या किया गया है, फूलों को मतलब रैप किया गया है, ट्विस्टेड, वो लोग को मचोड़ा गया है, तोड़ा गया है। ठीक है, रैप किया गया है, किस चीज से, डांसिंग रूट से। ऐसा लग रहा है जैसा जो कोई चीज़ का जड़ी बूटियाँ से ऐसे बढ़िया से मोड़ के बांधा गया है, जैसे लग रहा है वो लोग बहुत आर्टिस्टिकली किया गया है। डांसिंग इन द सेंस वो लोग मोड़ करके, दे आर बेंडिंग। ठीक है, ये एक तरीके से आर्टवर्क को भी दर्शा रहा और एक तरीके से दर्शा रहा कि ये ऑफरिंग सज रहा है, ये ऑफरिंग किया जा रहा है जो अफ्रीकन जो गॉड है, जिस उद्देश्य से रिचुअल हो रहा है उसको ऑफर किया जा रहा है। ठीक है ना, उसके लिए ऑफरिंग सज रहा है। White salt crackles at root lips, bursts like a fist and beats out this prayer. White salt crackle, crackle का मतलब होता है आपका मतलब कुछ टूट जाना, ठीक है, हल्का सा टूट जाना। At root lips, तो ये जो जड़ी बूटियां मिला करके, बर्ड्स को फूलों के साथ जड़ी बूटियां मिला करके एक जो एक तरीके से ऑफरिंग किया गया है, जो शायद एक फर्मेंटिंग का भी काम कर रहा है, जो थोड़ा सूज जा रहा है, जो थोड़ा फुला दे रहा है। ठीक है,
वो क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा वाइट सॉल्ट भी दिया गया है, ठीक है। अब सॉल्ट से क्या हो रहा है, ये जो रूट है ना, ये जड़ी बूटी है, ये थोड़ा खुल जा रही है, थोड़ा फट के ऐसा खुल जा रहा है, ठीक है। बर्स्ट लाइक अ फिस्ट, ठीक है। एक फिस्ट यानी मुट्ठी, जैसे एक मुट्ठी एक साथ मतलब टाइटली पैक होता है, फिर वो जैसे किसी पे आप मुट्ठी चलाते हैं तो वो कैसे बर्स्ट करता है, तो ठीक मुट्ठी जैसा दबा हुआ वो रूट लिप्स भी वैसे ही फूट जा रहा है। यहाँ पे फूट जाने के साथ एक आप हिस्टोरिकल सेंस रिलेट कर सकते हो कि फ्रस्ट्रेशन का फूट के बाहर आना। अफ्रीकन के ऊपर जितना भी अत्याचार किया गया है, सदियों तक जो अत्याचार किया गया है, उसका जब एक रिपरकशन निकल के आता है, उसका जब एक रिएक्शन निकल करके आता है, तो वो भी फूट करके निकल रहा है, ठीक है। एंड बीट्स आउट दिस प्रेयर, और ये जो प्रेयर अभी चल रहा है, ये जो रिचुअल्स अभी चल रहा है, उसको भी जैसे चीर करके, उस रिचुअल का इंपॉर्टेंस को भी तोड़ करके, वो बर्स्ट या वो फूटना, वो गुस्सा, वो रिपरकशन, वो ज्यादा नजर में आ रहा है, ठीक है। अब चलिए फिर से देखते हैं आगे का। नाना फिरिम्पोंग, वंस यू आर हियर, होल्ड द अर्थ एंड लेफ्ट इट फॉर मी ग्रीन रिच रेडी, ठीक है। नाना फिरिम्पोंग कौन है, ये एक आपका स्पिरिचुअल कह लीजिए एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, ठीक है। एक एंसेस्ट्रल फिगर को भी ये दर्शाता है, ठीक है, कि जब वो मतलब अच्छा प्रोडक्टिविटी के लिए, लैंड में अच्छा फसल हो, उसके लिए ये लोग प्रेयर कर रहे हैं, तब एक नाना फिरिम्पोंग एक कैरेक्टर है जिसको ये लोग स्मरण कर रहे हैं, जिसको ये लोग रिमेंबर कर रहे हैं कि काश तुम क्या थे, तुम एक समय में थे, आप एक समय में थे, आपने भी मतलब जमीन को मतलब फर्टिलाइज किया था, ठीक है। उसमें आपने हल चलाया था, ठीक है, ताकि फसल हो, आप ही ने शुरुआत किया था, ठीक है, बढ़िया से आप किए थे, और आज ये काम आपने मेरे कंधे पे सौंपा है, ठीक है। लेफ्ट इट फॉर मी, मेरे लिए रख दिया है, किस हालत में, ग्रीन रिच रेडी, ग्रीन एकदम हरा भरा है, रिच इन द सेंस इट इज वेरी फर्टाइल, ठीक है, बहुत ही प्रोडक्टिव है, एंड रेडी, किस चीज के लिए रेडी है, रेडी विथ यैम शूट्स। यैम एक तरीके का आपका पेड़ है, ठीक है, उसका जो शूट होता है, मतलब पेड़ का जो छोटा छोटा चारा निकलता है ना, ये बहुत मीठा होता है खाने में, ठीक है, वेरी स्वीट रूट, एक वेजिटेबल की तरह इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो विथ यैम रूट्स, तो यैम रूट्स निकल के आया है, ठीक है, हरा भरा है, ठीक है, एकदम बहुत उपजाऊ है, तो इस हिसाब से आप मेरे लिए ये जमीन ऑलरेडी मतलब करके फर्टाइल करके इसको रख के गए। अब ये मेरा जिम्मेदारी है कि आगे हम इसको आगे बढ़ा के ले जाए, इसके प्रोडक्टिविटी को हम मेंटेन करें, हम लोग मेंटेन करें। द ट्यूबरस स्मूथ ऑफ कैसावा, कैसावा भी एक आपका वही रूट प्लांट है, ठीक है, जैसे बीट रूट होता है ना, वैसे ही कैसावा भी एक तरीके का है रूट प्लांट, काफी स्मूथ होता है, काफी जूसी होता है। ट्यूबरस, ट्यूबरस का मतलब ही होता है बहुत स्मूथ, लचीला बहुत, तो ट्यूबरस स्मूथ ऑफ कैसावा, कैसावा का जो जूस है वो, टेक द ब्लड ऑफ द फाउल, फाउल इन द सेंस यहाँ एक चिकन जैसा एक मतलब पक्षी का बात किया जा रहा है, ठीक है, चिकन से थोड़ा लंबा मतलब थोड़ा बड़ा होता है, उसका भी मीट खाया जाता है, तो टेक द ब्लड ऑफ द फाउल, किसको बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है वहीं नाना फिरिम्पोंग को, इन द सेंस मतलब रिचुअल जब हो रहा है तब फाउल का बलि चढ़ाया जा रहा है, ठीक है, फाउल का खून करके मतलब उसको मार करके उसका जो ब्लड ड्रॉप्स है ना, ब्लड ड्रॉप्स को ऑफर किया जाता है कि जो गॉड या गॉडेस है, ठीक है, जिनको इन्वोक किया जा रहा है, वो इसको एज ऑफरिंग ले और संतुष्ट हो और प्रोडक्टिविटी का आशीर्वाद दे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि नाना फिर बोल रहा है कि आप लो ब्लड लो, इसको पियो, ठीक है, ड्रिंक, इसको पियो। टेक द एटो मैश्ड प्लांटेन, एटो लो, एटो एक तरीके का आपका अफ्रीकन डिश होता है, एक नेटिव डिश होता है, कि क्या चीज होता है, देखिए लिखा भी है मैश्ड प्लांटेन, मैश्ड यानी आपका उसको मतलब पीसा हुआ, प्लांटेन आपका केला जैसा होता है, ठीक, केला नहीं, केला से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और थोड़ा सा उसका छिलका भी काफी ज्यादा मोटा होता है, लेकिन काफी स्वीट होता है। प्लांटेन का काफी ज्यादा यूज किया जाता है आपका अफ्रीकन क्विजिन में, ठीक है, अफ्रीकन कुकिंग स्टाइल में इसका यूज किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कितना सारा अफ्रीकन टर्म बार बार यूज हो रहा है, देखिए एक तो पहले अफ्रीकन रिचुअल्स का बात किया जा रहा है, फिर अफ्रीकन किंगडम का बात किया, फिर ये जो यैम शूट्स है ये भी काफी यूज होता है वेजिटेबल के तौर पर अफ्रीकन केसेस में, कसावा हो गया, यैम शूट हो गया, फिर फाउल का ब्लड लेके उसको ऑफरिंग करना, ठीक है, फिर प्लांटीन, ये सारा चीज बार बार अफ्रीकननेस को याद दिला रहा है, ओके। तो टेक द एटो मैश्ड प्लांटेन, ये जो केला जैसा या प्लांटेन को मैश करके पीस करके ये जो एटो बनाया गया, एक फूड डिश का नाम है, दैट माई वुमेन हैव कुक्ड, ये मेरी ही घर की महिलाओं ने, ठीक है, मेरे बीवी हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, मेरी माँ हो सकती है, घर की महिलाओं ने तैयार करके दिया है, रिचुअल्स में लगेगा इसके लिए, तो प्लीज इसको लीजिए, बहुत प्यार से बहुत सम्मान से इसको कुक किया गया है, आप इसको लीजिए, ये प्रसाद को ग्रहण कीजिए, इस ऑफरिंग को ग्रहण कीजिए और संतुष्ट होइए।
एंड बी हैप्पी, ईट, इसको खाइए, एंड बी हैप्पी, प्लीज आप संतुष्ट होइए और हम लोग को आशीर्वाद दीजिए प्रोडक्टिविटी का। ड्रिंक, मे यू रेस्ट, ठीक है, इसको खाइए पीजिए और आप रेस्ट लीजिए, आप आराम कीजिए। फॉर द ईयर हैज कम राउंड अगेन, क्योंकि साल दोबारा लौट के आया है, ठीक है। यहाँ पे साल इन द सेंस एक सीजन साइकिल का बात किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सॉन्ग, ये जो पूरा प्रेयर है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, इसीलिए फार्मिंग क्या होता है आपका, सीजन साइकिल से रिलेटेड होता है। तो वही सीजन दोबारा घूम के आ गया है, फसल काटने का समय आ गया है, प्रोडक्टिविटी का सीजन लेकिन आ गया है। अब बहुत मदद आपका चाहिए, ठीक है, तो प्लीज मदद कीजिए, प्रसन्न होइए। अब देखिए नाना फ्रीपोंग हो गया, अब ये डायरेक्ट गॉडेस जो मेन गॉडेस है उसका प्रेयर में आ गए। असासे या, यू मदर ऑफ अर्थ, ठीक है। असासे या भी एक अफ्रीकन गॉडेस है, ठीक है, खास करके घाना और आइवरी कोस्ट में इनका काफी ज्यादा फॉलोअर्स है, मानने वाला है, इनको पूजा करने वाला, ठीक है। तो ये मदर ऑफ अर्थ भी है, ठीक है, और इनको माना जाता है मदर ऑफ अर्थ, मतलब अफ्रीकन मिथोलॉजी के अनुसार। और शी इज़ द गॉडेस ऑफ, वो बहुत चीज़ का गॉडेस है, वो प्रोडक्टिविटी का गॉडेस है, वो लव का गॉडेस है, ठीक है, वो प्रोक्रिएशन का गॉडेस है, ठीक है। फिर आपका उनको फर्टिलिटी का भी माना जाता है, तो काफ़ी चीज़ों का वो गॉडेस है और इसीलिए उनको इन्वोक किया जा रहा है। ओके, ऑन हुज सॉइल, यू मदर ऑफ अर्थ, ऑन हुज सॉइल आई हैव प्लेस्ड माई टूल्स, आप है असासे या, आप है अर्थ की माँ, ठीक है, उस अर्थ की माँ जिस अर्थ का मिट्टी में, ऑन हुज सॉइल आई हैव प्लेस्ड माई टूल्स, मैंने अपना टूल रख दिया है, मैंने अपना जो भी यंत्र है वो रख दिया है। ऑन हुज सॉइल आई विल हो, अच्छा ये यंत्र मतलब किस चीज़ का यंत्र, वही एग्रीकल्चरल टूल्स जिससे मैं एक लैंड को मैं टिल करूंगा, ठीक है, उस लैंड को मैं उपजाऊ बनाऊंगा, उसमें फसल फलाऊंगा, वो सारा टूल मैंने रख दिया है। ऑन हुज सॉइल आई विल हो, आई विल वर्क, हो इन द सेंस मतलब वही टिल करना, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, मैं खटूंगा, मैं लैंड को टिल करूंगा, उसको मैं हल चलाऊंगा, ठीक है ना, मैं उस पर मेहनत करूंगा। द ईयर हैज कम राउंड अगेन, क्योंकि ईयर फिर से आ गया है, मेहनत करने का घड़ी आ गया है, फसल फलाने का समय आ गया है। देखिए इसको, इसमें रिपीटेशन भी आपको दिख रहा है, यही चीज थोड़ा सा पहले भी था, आई विल हो, आई विल वर्क, द ईयर हैज कम अराउंड, इसको फिर से रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। ये इस पोएम को जो है ना एक सॉन्ग का मतलब विशेषताएं देती है। द ईयर हैज, अच्छा, थर्स्टी माउथ ऑफ द डस्ट इज रेडी फॉर वाटर, ठीक है, जो थर्स्ट मतलब जो धूल है, धूल क्या हो गया है, मतलब धूल यहाँ क्या रूखा सूखा चीज को समझा रहा है कि ड्राई सीजन में अर्थ क्या होता है, काफी रूखा सूखा हो जाता है, तो उसका जो थर्स्टी माउथ है ना, वो पानी मांग रहा है, किसके लिए, सीड के लिए, कि एक बीज को दिया गया है, बीज को तो सिर्फ रूखा सूखा चीज से नहीं चाहिए ना, उसको तो वाटर चाहिए, तो वो पानी मांग रहा है, ठीक है। ड्रिंक, तो मैं दे रहा हूँ, वाटर दे रहा हूँ, आप पियो, ठीक है। एंड बी हैप्पी, और प्रसन्न हो जाओ। ईट, फिर से आप खाओ, जो भी ऑफरिंग से मैं दे रहा हूँ आप खाओ। मे यू रेस्ट, आप रेस्ट करो। फॉर द ईयर हैज कम राउंड अगेन, ठीक है, देखिए फिर से रिपीटेशन हो रहा कि समय आ गया है, ठीक है। एंड मे द ईयर, दिस ईयर ऑफ ऑल ईयर्स, ठीक है, और ये जो साल है, ये जो समय है, और ये साल सिर्फ दूसरा कोई साल जैसा नहीं, ये समय दूसरा कोई आम समय जैसा नहीं, ये एकदम समयों का समय है, या सालों का ये साल है, सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट मोमेंट ये है। बी फ्रूटफुल, फ्रूटफुल यानी सक्सेसफुल, ये सक्षम हो, ये एकदम सफल हो। बियॉन्ड द फ्रूट ऑफ योर लेबर, ठीक है, तो जो भी हम लोगों का परिश्रम कर रहे हैं उसका जो हम लोग को फल मिलना है, इन द सेंस फसल जो मिलेगा, तो फसल तो मिलेगा ही, लेकिन फसल से भी बढ़ करके और कुछ चाहिए हम लोग को। वो समय अब आ गया है कि सिर्फ हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब आपका फार्मिंग कर रहे हैं, जो फसल ले रहे हैं या जो फल बो रहे हैं, वो तो हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा, वो तो हम लोग को चाहिए, लेकिन उसका बढ़ करके भी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, इन द सेंस शांति चाहिए, अमन चाहिए, ये जो फ्रैगमेंटेड सोच है वो नहीं चाहिए, यूनिटी चाहिए, पैन अफ्रीकन यूनिटी का माइंडसेट चाहिए, ये सब में दीजिए, ठीक है। एक तरीके से ये भी एक प्रोडक्टिविटी है, ये मतलब जो फसल फलाने वाला प्रोडक्टिविटी, जैसे हम लोग को शरीर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है खाना, ठीक वैसे ही एक सेंस ऑफ यूनिटी, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक हेल्दी इंटीग्रिटी, ये भी है ना, एक सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी का माइंड को एक्टिव रखने के लिए, एक जनजाति को, एक मतलब देशवासी को अपना एकत्रित रखने के लिए, ये भी उतना ही एसेंशियल है। तो आप सिर्फ खाने वाला प्रोडक्टिविटी मत दीजिए, उससे भी ज्यादा जो एकत्रित करने वाला चिंता है ना वो दीजिए, वो भी, उसका भी समय अब आ गया है। शूट्स फेथफुल टू टिप, जूस टू स्टेम, लीव्स टू ग्रीन, ठीक है। अब सारा चीज को आप मतलब बेहतर बनाइए। शूट्स, शूट्स यानी वही जो चारा, फेथफुल टू टिप, उसको आप बनाइए वो जैसे कि वो बड़ा होकर के
एक टिप यानी एक आपका जो उसका अगला भाग है ना, जो उसका शार्प एंड है, वो उतना तक वो बढ़ पाए ताकि उसका एक शार्प एंड हो, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा हो पाए, ठीक है। शूट एकदम मतलब उसका जर्मिनेशन में ही वो खत्म ना हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको समय मिले, वो बढ़ सके, वो ग्रो कर सके, ठीक है। जूस टू स्टेम, पहले एकदम जब छोटा बीज या चारा रहता है तब उसमें मतलब काफ़ी वो जूसी रहता है, क्योंकि काफ़ी उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है ना। तो ये क्या हो, ये जो नरम जूसी वाला मतलब हिस्सा है वही बड़ा होकर के क्या हो, स्टेम हो, एक जो हार्ड मतलब मेन पार्ट है, स्टैंडिंग पार्ट है ट्री का, वो बन जाए, ठीक है। उसमें सॉलिडारिटी आए, उसमें मेच्योरिटी आए। लीव्स टू ग्रीन, जो पत्ते या छोटे छोटे हैं वो बड़े हुए, वो हरे भरे हुए, उसमें भी प्रोडक्टिविटी आए। एंड मे द नाइफ और द कटलैस नॉट कट मी, और जो छुरी है या फिर जो कटलैस है, कटलैस आपका एक सोर्ड होता है, ठीक है, शॉर्ट सोर्ड होता है, बहुत बड़ा सोर्ड नहीं, छोटा सा सोर्ड होता है। उसको सेलर्स पहले काफ़ी यूज़ करते थे, और उसको मेन यूज़ किस लिए किया जाता है कटलैस को, कि कोई मतलब थोड़ा मोटा चीज़, जैसे कोई मोटा रोप वगैरह हुआ तो उसको काटने के लिए, ठीक है, इसको कटलैस का यूज़ किया जाता है। तो जो छुरी है या कटलैस है, ये मुझे नहीं काटे, ये किस चीज़ को काटे, ये फसल को काटे, या फसल से जरा मतलब जुड़ा हुआ कोई और चीज़ को काटे, कम से कम ये प्रोडक्टिविटी के लिए, ये अगर कभी किसी को काटेगी भी तो वो अच्छाई के लिए हो, भलाई के लिए हो, प्रोडक्टिविटी के लिए, ना कि डिस्ट्रक्शन और मौत के लिए, ठीक है। तो वो मौत का कल्चर और नहीं वापस चाहिए, खून खराबा का इतिहास और नहीं चाहिए, अब बस प्रोडक्टिविटी चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, शांति चाहिए, बस यही आप आशीर्वाद कीजिए, गॉडेस से यही दुआ है, ठीक है। रूट्स ब्लंट, शूट्स ब्रेक, ग्रीन विदर, तो जो रूट है ना वो ब्लंट होते हैं, वो ब्लंट हो सकते हैं, ब्लंट इन द सेंस मतलब जब उसको सही से मतलब आपका नरिशमेंट नहीं मिलता तो है ना, वो डिसकलर्ड हो जाता है या फेड हो जाते हैं, वो ठीक निष्प्राण हो जाते हैं। शूट्स ब्रेक, शूट्स यानी एकदम जो चारा गाछ, वो मतलब टूट जा सकता है, ठीक है, उसका कोई एकदम 100% मतलब चांस नहीं है कि वो मतलब एक बार एक चारा गाछ लग गया तो वो बड़ा होके पेड़ बनेगा ही बनेगा, उससे पहले वो टूट जा सकता है, कोई भी कारण से उसको कोई मतलब जानवर के खा सकता है, वो टूट जा सकता है। ग्रीन विदर, आज जो हरा भरा है कल चल के वो क्या होगा, वो सूख जाएगा, विदर यानी सूख जाना, डिटेरियोरेट करना, ठीक है। विंड्स शैटर, हवाएं क्या होगी, हवाएं सब चीज को तहस नहस कर देंगी, शैटर मतलब ब्रेक कर देना, तहस नहस कर देना। डैम्प रॉट, जो भी कुछ चीज आज भीगा हुआ है वो कल्चर के मतलब गीला हुआ है, वो क्या होगा, वो सड़ जाएगा, रॉट यानी सड़ जाना। हॉट हार्मटान कम ड्रिफ्टिंग इन हार्म टू द क्रॉप्स, हॉट, अच्छा हार्मटान एक तरीके का लोकल विंड है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन से बहता है, सहारा सब सहारन रीजन के ऊपर से बह करके आता है, पूरा अफ्रीका में, खास करके वेस्ट अफ्रीका में ये विंड बहुत बहता है, काफी गर्म हवा होता है, और ये हवा जो है ना फसल का काफी नुकसान करता है। तो हॉट हार्मटान कम ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब ऐसे मतलब तैरते तैरते आना, इन द सेंस तैरते तो नहीं मतलब फ्लो करते हुए आना एयर के थ्रू। इन हार्म टू द क्रॉप्स, और जो क्रॉप्स है फसल है उसका नुकसान पहुंचाएगा गर्म हवा या हार्मटान। द टनलिंग टर्माइट्स, टनलिंग टर्माइट्स इन द सेंस जो भी आपका टर्माइट है ये एक तरीके का इंसेक्ट होता है जो है ना फसल का काफी नुकसान करता है। तो टनलिंग, क्योंकि ये लोग मिट्टी का अंदर गर्त बना करके वहीं पे रहते हैं, ठीक है, इसलिए उसको एक सुरंग जैसा रहते हैं, इसलिए टनलिंग बोला जाता है कि टनल करके मतलब रहने वाला टर्माइट्स क्या है, नॉट रेज देयर रेड मॉन्यूमेंट्स, रेड मॉन्यूमेंट्स क्योंकि ये लोग का जो सिर होता है ना काफी लाल कलर का होता है, ठीक है, पूरा बॉडी भी हल्का लाल, सर ज्यादा लाल कलर का होता है। तो रेड मॉन्यूमेंट इन द सेंस बहुत ज्यादा जब टर्माइट एक साथ आएंगे ना, और टर्माइट एक सोशल इंसेक्ट है, ये कभी अकेला नहीं आता, एकदम झुंड बांध के आता है, तो जब एक साथ झुंड बन के सारा टर्माइट उनका लाल लाल सिर लेकर आएगा तो जैसे लगेगा एक पूरा लाल एकदम मॉन्यूमेंट खड़ा हो गया, तो वहीं को बोल रहा है कि टर्माइट का झुंड ना उनका सर उठा सके। ग्रेव्स अबव द ब्लेड्स ऑफ आवर लेबर, हम लोगों का परिश्रम का, मेहनत का जो ब्लेड है, ब्लेड इन द सेंस यहाँ पे जो फसल है ना, फसल का भी जो एक मतलब शार्प एंड रहता है उसको भी यहाँ पे ब्लेड का, जैसे ब्लेड्स ऑफ ग्रास हम लोग बोलते हैं, ठीक है, घास का आगा, वैसे ही फसल का भी जो ऊपरी हिस्सा रहता है उसको भी ब्लेड कहा जा सकता है। तो फसल है ना वो हम लोग का मेहनत का मतलब फल है, ठीक है, उसमें वो लोग टर्माइट आकर के ये सब हार्मट्टान आकर के, ये भी और भी जो सब प्रॉब्लम्स के बारे में अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया कि शूट्स ब्रेक हो सकता है, मतलब गिला हुआ पोर्शन सड़ जा सकता है, ये सब परेशानियां आकर के, और उसको ग्रेव ना बनाए, जो हम लोग का मतलब मेहनत है वो एकदम कब्र में ना चल जाए, हम लोग का मेहनत मतलब ज़ाया ना चल जाए, ये प्लीज़ आप देखिए, यही उसका रिक्वेस्ट है। ये
ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं पोएम अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून, मोर वीडियोज़ आर कमिंग अप।